जब मेरे पति की असलियत मेरी सहेली को पता चली। पिछले दिनों मैं दीदी के बेटे नीरज के मुंडन पर मुंबई गई थी। एक दोपहर दीदी मुझे बाजार ले गई। वे मेरे लिए मेरी पसंद का तोहफा खरीदना चाहती थी। कपड़ों के एक बड़े शोरूम में से जैसे ही हम दोनों बाहर निकली, एक गाड़ी हमारे सामने आ रुकी। उसे उतरने वाला युवक कोई और नहीं, विजय ही था। मैं उसे देखकर पल भर को ठिठक गई। वह भी मुझे देखकर एकाएक चौंक गया। इससे पहले कि मैं उसके पास जाती या कुछ पूछती, वह तुरंत गाड़ी में बैठा और मेरी आंखों से ओझल हो गया। वह पक्का विजय ही था, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से तो वह इन दिनों अमेरिका में है। मुंबई आने से 2 दिन पहले ही तो मैं मीनाक्षी से मिली थी। उस दिन मीनाक्षी का जन्मदिन था। मैं दोनों दिन भर साथ रही थी। उसने हमेशा की तरह अपने पति विजय के बारे में ढेर सारी बातें भी की थीं। उसने ही तो बताया था कि उसी सुबह विजय का अमेरिका से जन्मदिन की मुबारकबाद का फ़ोन आया था। विजय के वापस आने या अचानक मुंबई जाने के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई थी, लेकिन विजय जिस तरह से मुझे देखकर चौंका था, उसके चेहरे का भाव बता रहे थे कि उसने भी मुझे पहचान लिया था। आज भी उसकी गाड़ी का नंबर मुझे याद है। मैं उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन उसी शाम मुझे वापस दिल्ली आना था। टिकट जो बुक था, दीदी से इस बारे में कहती तो वे इस झमेले में पड़ने वाले स्वभाव की नहीं हैं। तुरंत कह देती कि तुम अखबार वालों की यही तो खराबी है कि हर जगह खबर की तलाश में रहते हो। दिल्ली आकर मैं अगले ही दिन मीनाक्षी के घर गई। मन में उस घटना को लेकर जो संशय था, मैं उसे दूर करना चाहती थी। मीनाक्षी से मिलकर ढेरों सारी बातें हुई। बातों ही बातों में प्राप्त जानकारी ने मेरे मन में छाए संशय को और गहरा दिया। मीनाक्षी ने बताया कि लगभग 6 महीने से जब से विजय काम के सिलसिले में अमेरिका गया है, उसने कभी कोई पत्र तो लिखा नहीं। दूसरे चौथे दिन फ़ोन पर बातें ज़रूर होती रहती है। विजय का कोई फ़ोन नंबर मीनाक्षी के पास नहीं है। फ़ोन हमेशा विजय ही करता है। विजय वहाँ रहकर ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के जुगाड़ में है, जिसके मिलते ही वह मीनाक्षी और अपने बेटे विशु को भी वहीं बुला लेगा। अब पता नहीं इसके लिए कितने वर्ष लग जाएंगे। मैंने बातों ही बातों में मीनाक्षी को बहुत कुरेदा, लेकिन उसे अपने पति पर, उसके प्यार पर, उसकी वफ़ा पर पूरा भरोसा है। उसका मानना है कि वह वहाँ से दिन रात मेहनत करके इतना पैसा भेज रहा है कि यदि ग्रीन कार्ड न भी मिले तो यहाँ वापस आने पर वे अच्छा जीवन बिता सकते हैं। कितनी भोली है मीनाक्षी, जो कहती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ता है। मीनाक्षी की बातें सुनकर, उसका विश्वास देखकर मैं उसे कभी कुछ बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। मैंने दोबारा मुंबई जाने का विचार बनाया, लेकिन दीदी को क्या कहूँ। नीरज के मुंडन पर दीदी के कितने आग्रह पर तो मैं वहाँ गई थी, और अब एक सप्ताह बाद यूं ही पहुँच गई। मेरी चाह को राह मिल ही गई। अगले ही सप्ताह मुंबई में होने वाली फिल्मी सितारों के एक बड़े कार्यक्रम की कवर करने का काम अखबार ने मुझे सौंप दिया और मैं मुंबई पहुंच गई। वहां पहुंचते ही सबसे पहले अथॉरिटी से कार का नंबर पता कर गाड़ी वाले का नाम पता मालूम किया। वह गाड़ी किसी अमृत लाल के नाम पर थी, जो बहुत बड़ी कपड़ा मिल का मालिक है। इस जानकारी से मेरी जांच को झटका अवश्य लगा, लेकिन मैंने चैन की सांस ली। मुझे यकीन होने लगा कि मैंने जो आंखों से देखा था वह गलत था। चलो, मीनाक्षी का जीवन बर्बाद होने से बच गया। मैं फिल्मी सितारों के कार्यक्रम में रिपोर्टिंग में व्यस्त हो गई। एक सुबह ही मेरा ऑटो लाल बत्ती पर रुका। बगल में वही गाड़ी आकर खड़ी हो गई। गाड़ी के अंदर नज़र पड़ी तो देखा गाड़ी विजय ही चला रहा था, लेकिन जब तक मैं कुछ करती, हरी बत्ती हो गई और वाहन अपने गंतव्य की ओर दौड़ने लगे। मैंने तुरंत ऑटो वालों को उस सफ़ेद गाड़ी का पीछा करने के लिए कहा, लेकिन जब तक ऑटो वाला कुछ समझता वह गाड़ी काफ़ी आगे निकल गई थी। फिर भी उस अनजान शहर के उन अनजान रास्तों पर मैं उस कार का पीछा कर रही थी। तभी मैंने देखा वह गाड़ी आगे जाकर एक बिल्डिंग में दाखिल हो गई। कुछ पलों के बाद मैं भी उस बिल्डिंग के गेट पर थी। गार्ड जो अभी उस गाड़ी के अंदर जाने के बाद
गेट बंद ही कर रहा था, मुझे देखकर पूछने लगा, मेम साहब किससे मिलना है, क्या काम है? यह अभी जो गाड़ी अंदर गई है वह वे बड़े साहब हैं के दामाद हैं मेम साहब। ये विजय साहब थे ना? हाँ मेम साहब। आप क्या उन्हें जानती हैं? गार्ड के मुंह से हाँ सुनते ही मुझे लगा भूचाल आ गया। मैं अंदर तक हिल गई। विजय मिल मालिक अमृतलाल का दामाद, लेकिन यह कैसे हो सकता है? बड़ी मुश्किल से हिम्मत बटोर कर मैंने कहा, देखो मैं जर्नलिस्ट हूँ, अखबार के दफ्तर से आई हूँ, तुम्हारे विजय साहब का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? मेम साहब इस वक्त तो अंदर एक ज़रूरी मीटिंग हो रही है, उसी के लिए विजय साहब भी आए हैं। अंदर और भी बहुत बड़े बड़े साहब लोग जमा हैं, आप शाम को उनके घर में उनसे मिल लेना। घर में? मैं सोच में पड़ गई, अब भला घर का पता कहाँ से मिलेगा? लगता है गार्ड मेरी दुविधा समझ गया, अतः तुरंत बोला, अब तो घर भी पास ही है, इस हाईवे के उस तरफ नई बली कॉलोनी में सबसे बड़ी और आलीशान कोठी साहब की ही है। मेरे लिए इतनी जानकारी काफ़ी थी। मैंने तुरंत ऑटो वालों को हाईवे के उस पार चलने के लिए कहा। विजय और उसका सेठ इस समय मीटिंग में है। यह अच्छा अवसर था विजय के बारे में जानकारी हासिल करने की। विजय से बात करने पर हो सकता है वह पहचानने से ही इनकार कर दे। गार्ड का कहना ठीक था। उस नई बसी कॉलोनी में एक जहाँ इक्का दुक्का कोठियाँ ही खड़ी थीं, हल्के गुलाबी रंग की टाइलों वाली एक ही कोठी ऐसी थी जिस पर नज़र नहीं टिकती थी। कोठी के गेट पर पहुँचते ही नज़र नेम प्लेट पर पड़ी। सुनहरे अक्षरों में लिखा था विजय। हालांकि अब विजय का व्यक्तित्व मेरी नज़र में इतना सुनहरा नहीं लग रहा था। ऑटो वाले को रुकने के लिए कहकर जैसे ही मैं आगे बढ़ी, गेट पर खड़े गार्ड ने पहले तो मुझे सलाम किया, फिर पूछा कि किससे मिलना है और मेरा नाम पता क्या है। मैं एक अखबार के दफ्तर से आई हूँ, मुझे तुम्हारे विजय साहब का इंटरव्यू लेना है। कहते हुए मैंने अपना पहचान पत्र उसके सामने रख दिया। साहब तो इस समय ऑफिस में हैं। घर में कोई तो होगा जिससे मैं बात कर सकूं? मैडम हैं, पर आप रुकिए, मैं उनसे पूछता हूँ, कहकर उसने इंटरकॉम द्वारा विजय की पत्नी से बात की, फिर उससे मेरी भी बात करवाई। मेरे बताने पर मुझे अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। अंदर पहुँचते ही मेरा स्वागत एक 25-26 वर्ष की सुंदर सी युवती ने किया। दूध जैसा सफ़ेद रंग, लाल लाल गाल, ऊंचा कद, तन पर कीमती गहने, कीमती साड़ी, गुलाबी होठों पर मधुर मुस्कान बिखेरते हुए वह बोली, नमस्ते, मैं स्मृति हूँ, विजय की पत्नी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। विजय साहब तो हैं नहीं, मैं आपसे ही बात करके उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेती हूँ, मैंने कहा। जी ज़रूर, कहते हुए उसने मुझे सोफ़े पर बैठने का इशारा किया। मैंने बैठते ही वह भी मेरे पास ही सोफ़े पर बैठ गई। इतने में नौकर ट्रे में कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। मुझे वास्तव में इसकी ज़रूरत थी। बिना कुछ कहे मैंने हाथ बढ़ाकर एक गिलास उठा लिया। फिर जैसे जैसे स्मृति से बातों का सिलसिला आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे विजय की कहानी पर पड़ी धूल की परतें साफ होती गईं। स्मृति विजय को कॉलेज के समय से जानती है। कॉलेज में ही दोनों ने शादी करना तय कर लिया था। विजय का तो अपना कोई है नहीं, लेकिन स्मृति के पिता सेठ अमृतलाल को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था। उनका कहना था कि विजय मात्र उनके पैसों की लालच में स्मृति से प्रेम का नाटक करता है। कितनी पारखी और सेठ की नज़र। काश स्मृति ने उनकी बात मान ली होती। वे स्मृति की शादी अपने दोस्त के बेटे से करना चाहते थे जो अमेरिका में रहता था, लेकिन स्मृति जो विजय की दीवानी थी। वाह विजय वाह! स्मृति, उधर मीनाक्षी, दो दो आदर्श पतिव्रता पत्नियों का एकमात्र पति विजय, जिसके अभिनय कौशल की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। स्मृति से थोड़ी देर की बातचीत में ही मेरे पक्ष समक्ष पूरा घटनाक्रम स्पष्ट हो गया। हुआ यूँ कि जिन दिनों स्मृति को उसके पिता जबरदस्ती अमेरिका ले गए थे, विजय घबराकर मुंबई की नौकरी छोड़ दिल्ली आ गया था और दिल्ली में ही उसने मीनाक्षी से शादी कर ली। उधर अमेरिका पहुंचते ही सेठ ने स्मृति की सगाई कर दी, लेकिन स्मृति विजय को भुला नहीं पा रही थी। उसने अपने मंगेतर को सब कुछ साफ साफ बता दिया। पता नहीं उसके मंगेतर की अपने जीवन की कहानी इससे मिलती जुलती थी
या उसे स्मृति की स्पष्टवादिता भाग गई थी। उसने स्मृति से शादी करने से इनकार कर दिया। स्मृति की शादी की बात तो बनी नहीं थी, अतः वे दोनों यूरोप घूमने निकल गए। उस दौरान स्मृति ने विजय से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि विजय मुंबई छोड़ चुका था। 6 महीने बाद जब वे मुंबई लौटे तो विजय को बहुत ढूंढा, लेकिन सब बेकार हो गया। स्मृति विजय के लिए परेशान रहती थी और उसके पिता उसकी शादी को लेकर परेशान रहते थे। एक दिन अचानक विजय से उसकी मुलाकात हो गई। स्मृति बिना शादी किए लौट आई है, यह जानकर विजय हैरान परेशान हो गया। उसकी आंखों में स्मृति से शादी करके करोड़पति बनने का सपना फिर से तैरने लगा। मेरे पूछने पर स्मृति ने शर्माते हुए बताया कि उनकी शादी को मात्र 5 महीने हुए हैं। मन में आया कि इसी पल उसे सब कुछ बता दूं, धोखेबाज विजय की कलई खोल कर रख दूं, स्मृति को बता दूं कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। उसके मधुर व्यवहार, उसके चेहरे की मुस्कान, उसकी मांग में भरे सिंदूर ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मेरे एक वाक्य से यह बहार पतझड़ में बदल जाती, अतः मैं अपने को इसके लिए तैयार नहीं कर पाई, यह जानते हुए कि यह सब गलत है, धोखा है। मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। एक तरफ पल दो पल की पहचान वाली स्मृति थी, तो दूसरी तरफ मेरे बचपन की सहेली मीनाक्षी। मेरे लिए किसी का एक साथ देना कठिन हो गया। मैं तुरंत वहाँ से चल दी। स्मृति पूछती ही रह गई कि विजय के बारे में यह सब किस अखबार में किस दिन छपेगा। खबर तो छपने लायक ही हाथ लगी थी, लेकिन इतनी गर्म थी कि इससे स्मृति का घर संसार जल जाता। उसकी आँच से मीनाक्षी भी कहाँ बच पाती। बाद में बताऊंगी कहकर मैं तेज कदमों से बाहर आ गई। मैं दिल्ली लौट आई। मन में तूफान समाया था। बेचैनी जब असहनीय हो गई तो मुझे लगा कि मीनाक्षी को सब कुछ बता देना चाहिए। वह मेरे बचपन की सहेली है, उसे अंधेरे में रखना ठीक नहीं है। उसके साथ हो रहे धोखे से उसे बचाना मेरा फर्ज है। मैं अनमनी सी मीनाक्षी के घर पहुंची। मुझे देखते ही वह हमेशा की भांति खिल उठी। उसकी वही बातें फिर शुरू हो गई। कल ही विजय का फ़ोन आया था। उसके भेजे को 50,000 अभी थोड़ी देर पहले ही मिले हैं। विजय अपने अकेलेपन से बहुत परेशान है, हम दोनों को बहुत याद करता है, दोनों की पल पल चिंता करता है, वगैरह वगैरह। एक पतिव्रता पत्नी की भांति उसकी दुनिया विजय से शुरू होकर विजय पर ही खत्म हो जाती। मेरे दिमाग पर जैसे कोई हथौड़ा चला रहा था। विजय की सफल अदाकारी से मन परेशान हो रहा था, लेकिन जबान तालू से चिपक गई। मुझे लगा मेरे मुंह खोलने ही सामने का दृश्य बदल जाएगा। क्या मीनाक्षी विजय के बिना जी पाएगी? क्या होगा उसके बेटे विशु का? मैं चुपचाप यहाँ से भी चली गई ताकि मीनाक्षी का भ्रम बना रहे, उसकी मांग में सिंदूर सजा रहे, उसका घर संसार बसा रहे। लेकिन कब तक? सदा सच का साथ दो, सदा सच बोलो, और न जाने कितने ही मेरे आदर्श वाक्य दिन रात मेरे कानों में गूंजने लगे, लेकिन मैं उन्हें अनसुना कर रही थी। मैं उनके अर्थ समझना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि कभी मीनाक्षी और कभी स्मृति का चेहरा मेरी आंखों के आगे घूमता रहता था। मैं उनके खिले चेहरे पर मातम की काली छाया नहीं देख पाऊँ। पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, हो सकता है दोनों ही मुझे गलत समझें, लेकिन मुझसे नहीं तो हो पाएगा। मैं तब तक चुप रहूँगी जब तक विजय का नाटक सफलतापूर्वक चलता रहेगा। पर्दा उठने के बाद तो आंसू ही आंसू रह जाते हैं। मीनाक्षी की आंखों में, स्मृति की आंखों में, सेठ अमृतलाल की आंखों में, और स्वयं मेरी भी आंखों में। फिर भला विजय भी कहाँ बच पाएगा, डूब जाएगा आंसुओं के उस सागर में। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।